सभी सुनने वाले और देखने वालों का मेरा प्रणाम। मैं राजा राम महतो एक शिक्षक हूँ। मध्य विद्यालय खोकसाहा, विभूतिपुर प्रखंड, समस्तीपुर जिले में। मैंने 2017 जनवरी में नेट हिंदी से क्वालिफाई किया। आज मैं आप सभी के बीच अपने अनुभव को शेयर करना चाहता हूं कि मैंने नेट की तैयारी कैसे की। चूँकि मेरे नेट क्वालिफाई करने के बाद पूरे बिहार के नियोजित शिक्षकों में काफ़ी खुशी हुई। ऐसे बहुत सारे हमारे साथी, हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थी फ़ोन करके मुझसे पूछना शुरू किए कि सर आपने कैसे तैयारी की। इस उम्र में, जबकि जिस समय मैं नेट की तैयारी कर रहा था और नेट क्वालिफाई किया, मेरी उम्र 45 वर्ष के आसपास थी। और इस उम्र में लोग सोचते नहीं हैं पढ़ाने के बारे में और तैयारी करने के बारे में, तो लगभग शिथिल ही हो जाते हैं। लेकिन चूंकि मैं बचपन से ही एक मेरा सपना था कि मैं उच्च पद पर जाऊं, ऊंचे पद की तैयारी करूं। मेरा सपना था यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करूं। लेकिन पारिवारिक जो आर्थिक स्थिति थी वह बहुत अच्छी नहीं थी। एक गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ था और मेरी शादी भी मैट्रिक परीक्षा के बाद ही हो गई। घर गृहस्थी बहुत सवेरे संभालना पड़ा। इस वजह से मेरी पढ़ाई लगभग 17 वर्षों तक टूटी रही। क्योंकि 1990-93 सेशन में मैं फिजिक्स ऑनर्स किया, 1995 में उत्तीर्ण हुआ और फिर मेरी पढ़ाई लगभग 17 वर्षों तक टूटी रही। 2012 में मैं फिर से बीएड करना शुरू किया। हालांकि उससे पहले 2007-09 के सेशन में विभागीय निर्देशानुसार हम सारे लोगों को डीपीई करवाया गया। लेकिन अगर कहा जाए तो घर गृहस्थी की तमाम व्यस्तताओं के बाद भी मैंने अपने लक्ष्य को भूला नहीं। मैं विद्यालय सही समय पर जाता, बच्चों की पढ़ाई में मुझे काफ़ी मन लगता और जब कभी भी समय थोड़ा बच जाता, मैं कुछ न कुछ पढ़ने का काम किया करता। स्वाध्याय मैं आज भी करता हूँ और मेरे बचपन से आदत है स्वाध्याय करने की। तो मैं यहाँ यह बताना चाहता हूँ कि मैंने हिंदी से नेट कैसे क्वालिफाई किया। सबसे पहले मैं उन तमाम सुनने वालों, देखने वालों, युवाओं, बच्चों को यह बात बताना चाहता हूँ कि बचपन से ही उत्प्रेरक माहौल में मैं रहा। मेरा सौभाग्य रहा कि रघुनंदन उच्च विद्यालय समर्था से मैं मैट्रिक की परीक्षा पास किया। वहाँ का जो माहौल था हिंदी से ओतप्रोत था। वहाँ के जो शिक्षक थे हिंदी के बहुत बड़े विद्वान थे और उनके मार्गदर्शन में, उनके देखरेख में मैं हिंदी लिखना भी शुरू किया। वहाँ के पुस्तकालय से मैंने हिंदी साहित्य की कई किताबों को पढ़ा और अभिरुचि मेरी जग गई पढ़ने की। और मुझे सबसे खुशी हुई जब कभी भी वहाँ कोई फंक्शन होता, कार्यक्रम होता, तो मैं उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेता। क्योंकि वहाँ साहित्यिक माहौल था, काव्य गोष्ठी बराबर आयोजित होता रहता था। जयंतियां मनाई जाती थी, तुलसी जयंती, प्रेमचंद जयंती, वाल्मीकि जयंती, निराला जयंती, दिनकर जयंती, तमाम साहित्यकार महान महापुरुषों की जयंतियां मनाई जाती थी। तो एक तरह से हिंदी
का माहौल वहां बरकरार था। बचपन से बीबीसी सुनने की आदत थी, विविध भारती सुनने की आदत थी, और बीबीसी की जो स्पष्ट आवाज है, उच्चारण है, विविध भारती की जो हिंदी है, और फिर पुराने फिल्मी गीतों के जो गीतकार हुआ करते थे वो बड़े विद्वान हुआ करते। उनके गीतों को जब मैं सुनता था तो हिंदी के प्रति मेरी अभिरुचि बहुत जग गई, और यह अभिरुचि मेरी इंटर में भी रही। इंटर में मैं समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर में नामांकन लिया, और वहाँ रेलवे बुक स्टॉल पर मैं जाता था, और वहाँ अच्छे अच्छे साहित्यकारों की पुस्तकों का मैं अध्ययन करता था। मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी तो नहीं थी कि मैं सभी पुस्तकों को खरीद सकूं, लेकिन वहाँ के जो बुक स्टॉल थे उनसे मैं बातचीत किया, उनको मैं परिस्थिति बताया, और वहाँ से मुझे भाड़ा पर किताब मिलने लगा। मैं किताब भाड़ा पर लाता था, उसको अपने डेरा में पढ़ता था, और पढ़ने की इतनी ललक थी कि प्रेमचंद का एक एक उपन्यास में पढ़ डाला। इंटर में रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मक्सिम गोर्की, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, इस तरह के तमाम साहित्यकारों की सुप्रसिद्ध रचनाएं मैं पढ़ लिया था। तो मेरे अंदर जो हिंदी लिखने और पढ़ने की जो एक तरह से लालसा थी वो परवान पर थी। मैं कुछ न कुछ लिखता था। उस समय मुझे याद है कि परिवार चलाने के लिए मैं घर गृहस्थी संभाला, खेती किया, व्यवसाय किया, दुकान भी खोला, ट्यूशन भी पढ़ाया और शिक्षण संस्थानों को भी चलाया। लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा मुझे अध्ययन अध्यापन का ही कार्य रहा, और उस अध्ययन अध्यापन में हिंदी मेरा मनपसंद विषय था। और जब मैं कविता पढ़ाता था तो उसमें ऐसा लगता था जैसे मैं खो गया। तो एक तरह से हिंदी का माहौल बचपन से ही मेरे जीवन में रहा। और हालांकि मेरा फिजिक्स ऑनर्स था, लेकिन जब मुझे मौका मिला एमए करने की, 2014-16 सेशन में मैं एमए किया, और प्रथम श्रेणी से भी अच्छे अंक से मैं उत्तीर्ण हुआ। 2016-18 में मैं शिक्षा से एमए किया। लेकिन हिंदी से नेट में बैठने का सुझाव मेरे कुछ मित्रों ने दिया। मेरे अंदर लग रहा था जैसे अन्य युवाओं को लगता है कि मैं नेट की तैयारी कर नहीं पाऊंगा। ऐसा लगता है जैसे नेट कोई बहुत बड़ी परीक्षा हो। तो ऐसा मुझे भी लगा कि इसमें तो बड़े बड़े लोग बैठते हैं, प्रोफेसर लोग बैठते हैं, और वे लोग भी निकाल नहीं पाते हैं। तो मेरे अंदर भी एक डर सा था। लेकिन मेरे साथियों ने मुझे उत्साहित किया कि सर आप बैठें। तो मैं फॉर्म फिलअप कर दिया, और उसके बाद मैं उसके सिलेबस को देखा। तो मैं ये देखता हूं कि सिलेबस का मैक्सिमम पार्ट्स तो मैं पहले पढ़ चुका हूं। उसकी जानकारी तो मैं इंटर में, ग्रेजुएशन में जो अन्य जो किताबें हैं उनको पढ़ने के क्रम में मुझे हो गई। कुछ भाग हैं जिसको मुझे देखना। अब उस समय क्या था कि नेट 3 पेपर्स का होता था। पहला जो पेपर था उसको जनरल पेपर कहा जाता था, और जनरल पेपर में मैथ, रीजनिंग, जीएस, थोड़ा बहुत जीके भी। तो इस तरह के जो जनरल पेपर्स होते हैं, जनरल जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, तो वो उसको निकाल सकते हैं। जिनका मैट्रिक और इंटर का बैकग्राउंड सही है उनके लिए वो पेपर कठिन नहीं। सेकेंड और थर्ड जो पेपर है उसमें थोड़ा सा डेप्थ चाहिए, गहराई चाहिए। तो मैं तैयारी करने वाले तमाम बच्चों को सुझाव देना चाहूंगा कि आप ग्रेजुएशन और पीजी का जो पेपर है उसको आप एक तरह से गहराई से, उसके गहराई में जाएं। क्योंकि उसका जो क्वेश्चन होता है वो इस तरह से उसका सेटअप होता है
कि आप में विश्लेषणात्मक क्षमता की वो जांच करते हैं। आपको तथ्य मालूम है, लेकिन उस तथ्य में किसी खास एंगल से आप उसको कितना समझ पाए। जैसे अब उसमें जो है कोई रचनाकार है, उनकी रचना है, उनके प्रमुख पात्र हैं, उस प्रमुख पात्र का कोई संवाद है, या उस रचना का उत्कर्ष बिंदु कहाँ है, उस कहानी का उत्कर्ष बिंदु कहाँ है। तो उससे संबंधित जो चीजें हैं उसको आप गहराई से, अंतर संबंध की गहराई जो है उसको आप देखेंगे। जिस किसी भी विषय से आप नेट करना चाहते हैं, उस विषय का जो सिलेबस है, उस सिलेबस का एनालिटिकल, विश्लेषणात्मक आप अध्ययन करें। और वो बहुत बड़ी चीज नहीं, उसको पार्ट वाइज कर। हो सकता है कि आप जो है बहुत व्यस्त हैं, कोई जॉब में हो सकते हैं हमारे साथी, कोई तैयारी किसी दूसरे चीज का कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरा एक सजेशन है कि आप उसको बोझ नहीं समझें। उसको क्या करें कि आप जैसे आप मतलब विद्यालय में है, मान लीजिए कोई जॉब में है, कार्यालय में है, तो आप उसका जो है कुछ मतलब जब बुक्स आप पढ़ते हैं तो कुछ नोट्स, उसको समरी उसका कुछ तैयार करें और उसको अपने साथ हमेशा रखें। जब कभी भी आपके पास समय है उसको निकाल करके एक बार देख लें। कुछ किताब है जिसको आप पास में रखें, साथ में रखें, जहां कहीं भी मौका मिले उस किताब को आप एक बार देख लें। इस तरह से धीरे 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 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा भी आप यदि मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तो ये बहुत कठिन नहीं। परीक्षा का जब कुछ दिन बचा तो मैं बाजार गया और गाइड भी लिया, उपकार प्रकाशन का। गाइड से मुझे ये अंदाजा हुआ कि इसके क्वेश्चन की जो प्रकृति है, नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है। तो मुझे लगा कि इसका जो नेचर है वो एनालिटिकल नेचर है। तो उसी तरह से, उसी परिदृश्य को मैं सामने रख करके उसको पढ़ता रहा। और फिर जो है जब कभी भी आप में लगेगा अपने लक्ष्य के प्रति कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये करूंगा, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो मैं आप सभी को जिस घटना से मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा मिली उसको आप लोगों के बीच शेयर करना चाहूंगा। सबसे ज्यादा मुझे अब्राहम लिंकन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के जीवन से काफी प्रेरणा मिली, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स हैं पूरे दुनिया के जो सफलता की सबसे बड़ी इबारत वो लिखते हैं। 21 साल की उम्र में आप कल्पना कीजिए कि जिस व्यक्ति ने 21 साल की उम्र में व्यापार शुरू किया और असफल हो गए, 22 साल की उम्र में एक चुनाव लड़े और हार गए, 24 साल की उम्र में चुनाव फिर लड़े और फिर हार गए, फिर 24 साल की उम्र में ही फिर व्यापार किए और फिर असफल हो गए, 26 साल की उम्र में उनकी पत्नी का देहांत हो गया, 27 साल की उम्र में मानसिक संतुलन उनका खो गया, 34 साल की उम्र में कांग्रेस का सीनेट का जो चुनाव था वो हार गए, 45 साल की उम्र में भी सीनेट का चुनाव हार गए, 47 साल की उम्र में उपराष्ट्रपति बनने का उन्होंने प्रयास किया, फिर से नाकामयाब हो गए, 49 साल की उम्र में सीनेट का चुनाव लड़े, फिर हार गए, और आप जान लीजिए कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 52 साल की उम्र में वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। और एक और भी शख्स की जो कहानी थी, मुझे काफी उससे प्रेरणा मिली। जूलियो 10 साल के थे तो उनका एक ही सपना था कि वो फुटबॉल खेलेंगे। दिन भर वो प्रैक्टिस करते थे फुटबॉल का, और धीरे धीरे 20 साल की उम्र में आते आते वो अपने सपने को हकीकत में बदलने के बहुत करीब आ गए। और एक दिन की बात है कि वो बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रहे थे, उनका नेशनल टीम में सिलेक्शन होने ही वाला था। उसी समय क्या हो गया कि ऐसा उनको लगता था कि अब वो स्पेन के नंबर 1 गोलकीपर बन जाएंगे। उसी समय कार एक्सीडेंट हो जाता है और उनके कमर के निचला हिस्सा पूरी तरह से फ्रैक्चर हो जाता है। डॉक्टर जो है बिल्कुल कह देते हैं कि अब यह व्यक्ति कभी उठ करके खड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी।
वो झुंझलाते थे, क्रोधित होते थे, निराश हो जाते थे। लेकिन उसी पीरियड में हॉस्पिटल में जिस समय थे, वो सिर्फ उस समय क्या करते थे, कुछ लिखना पढ़ना शुरू की और कुछ कविता लिखना शुरू की, गिटार बजाना शुरू की। धीरे 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 गिटार सीख गए, अपने कविताओं को गाना सीख गए और सिंगिंग कंपटीशन में उन्होंने भाग लिया और उसमें फर्स्ट प्राइज उन्होंने जीता। लाइफ गोज ऑन द सेम गाना गाकर उन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता। और इसके बाद जूलियो इग्लेसिस संगीत की दुनिया में टॉप 10 सिंगर्स में शुमार हो गए और अब तक उनके 30 करोड़ से भी अधिक एल्बम बिक चुके हैं। बनना चाहते थे फुटबॉलर, लेकिन प्रकृति ने उन्हें सिंगर बना दिया। तो प्रकृति हमें कहाँ ले जाना चाहती है, कभी कभी हम जो कुछ बनना चाहते हैं वो नहीं बन पाते हैं, लेकिन प्रकृति हमें जो कुछ बनाना चाहती है वो बना देती है। इसलिए हिम्मत रखें, संघर्ष करें। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। धीरे धीरे लेकिन निरंतर मेहनत आपको सफलता दिला सकती है। यह वीडियो कैसा लगा निश्चित रूप से कमेंट्स करें। मेरा नंबर है 99 390 93 048। ईमेल अकाउंट rrmkho@gmail.com। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हिंदी में टाइप करें राजा स्पेस राम महतो। आप सभी ने इस वीडियो को सुना, अगर आप सभी के जीवन में कुछ बेहतरी लाएगा तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।